Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. As you all know, we are on alphabet M. So let's continue with that. Moving on forward to the next idiom. The first idiom for today's lecture is milk and water. Milk and water. जिसको हिंदी में आप नहीं बोलोगे दूध का दूध पानी का पानी, वैसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। जो मिल्क एंड सॉरी जो मिल्क एंड वाटर है उसका मतलब है वीक आइडियाज। वीक आइडियाज। अब आप इसको दूध का दूध पानी का पानी से रिलेट नहीं कर सकते हो। आपको किससे रिलेट करना पड़ेगा? आपको रिलेट करना पड़ेगा वीक आइडिया से। अब क्या होता है, अगर आपके पास कोई सपोज करो देयर इज अ मिल्क पर्सन हु इज कमिंग टू सर्व यू मिल्क, नॉट सर्व एक्चुअली, हु इज कमिंग टू सेल हिज मिल्क टू यू। अब आप किससे दूध लोगे? उस इंसान से लोगे जो दूध के अंदर बहुत कम अमाउंट में पानी मिला रहा है, या फिर उस इंसान से लोगे जो दूध के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी मिला रहा है? ऑब्वियसली उस इंसान से लोगे जिसके दूध में जो पानी की कंसेंट्रेशन है दैट विल बी वेरी लेस। तो उसी से आप कंसिडर करो कि अगर दूध के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो दूध तो कम हो गया ना, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी तो डिग्रेड हो गई, तो वीक हो गया वो बेसिकली। तो आइडियाज कैसे हो गए? वीक। तो लाइक दिस यू कैन रेफर एंड देन यू कैन लर्न। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या अगर सेंटेंस फ्रेमिंग की बात आती है तो हम कर सकते हैं, वी कैन से दैट द politician's speech was criticized of being milk and water, of being full of milk and water, therefore lacking substance। यही तो होता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो स्पीचेस होती है उनके सिर्फ वीक वीक आइडियाज होते हैं जो दिखने में बड़े होते हैं, बड़े गोल्स के साथ आते हैं, बड़े मोटिव्स के साथ आते हैं, पर होते कैसे हैं? दे आर वीक। तो उसी से हमने रिलेट कर दिया क्या, मिल्क एंड वाटर को पॉलिटिशियन की स्पीच से हमने क्या कर दिया, वी हैव रिलेटेड देम। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम वी हैव the second idiom for today, which says mincing work। मिंसिंग वर्क का मतलब हो गया आपके छोटे छोटे लिटिल लिटिल डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स, आप कह सकते हो लिटिल एंड डेलिकेट स्टेप्स। अब देखो, आप अपनी तैयारी कर रहे हो आईएसएस की, तो आपने जो स्ट्रैटेजी प्लान करी है वो स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा दिन में एक सिलेबस पढ़ोगे, यू वुड बी हैविंग अ सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल बुक्स वुड बी प्रिंटेड एंड यू विल जस्ट ग्रैब ऑल दीस थिंग्स। नहीं, वैसी सिचुएशन नहीं आएगी। फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you will have to take little steps and the delicate steps। मतलब जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करने वाले हो उससे क्या होगा कि आपने पूरी स्ट्रैटेजी स्टेप वाइज फॉर्म में बना ली है कि मंथ जनवरी में हमें ये कवर करना है, या फिर हमें फरवरी में ये कवर कर लेना है, और दिसंबर तक आते आते जो हमारा सिलेबस है वो इतना हो जाना चाहिए कि हम अपने पीवाईक्यू सारे कवर कर चुके हों ड्यूरिंग द कह सकते हैं पीवाईक्यू कौन से, वी कैन से द पीवाईक्यू जो वो आते हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम कवर कर चुके हैं। अब जो दिसंबर बचता है, आधा दिसंबर तो पीवाईक्यू ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। जो आधा दिसंबर बचता है उस आधे दिसंबर के अंदर आप लोगों ने क्या कवर करना है? आप लोगों को सिर्फ अपने पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना। ये आप स्ट्रैटेजी लेकर चलते हो। तो ये डेलिकेट स्टेप्स ही तो हुए, लिटिल स्टेप्स ही तो हुए। डेलिकेट क्यों है? बहुत ज्यादा। अगर आपने जनवरी से फरवरी के बीच में पूरी छुट्टी ले ली तो जितना कोर्स आप यहाँ पर कवर करने वाले थे वो कोर्स तो अब आपको मार्च से लेकर नवंबर के बीच तक सब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आईएसएस और आईईएस दोनों का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। तो इतने कम समय में तो नहीं हो पाएगा। बीच में क्या है, ये जरूरी नहीं है आपको पूरे महीने मिल रहे हैं। बीच में क्या है? बीच में आपके कह सकते हैं फैमिली है, फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फिर आपकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ को हम साइड में रख सकते हैं,
पर्सनल लाइफ कैन बी साइडलाइन, क्यों? क्योंकि पर्सनल लाइफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन आईएसएस, बट फैमिली को तो साइड में नहीं रख सकते ना। फ्रेंड्स को चलो एक बारी को मान लो, थोड़ा सा साइड में कर लो, थोड़ा सा। अगर फैमिली फ्रेंड्स थोड़े कह लो कि अपनी अपनी पार्टी होती है कि वेदर यू आर विद देम और यू आर अगेंस्ट देम, तो दैट इज ऑन यू। ये दो चीजें साइड लाइन हो सकती है बट नॉट फैमिली। फैमिली के फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, अब पूरा परिवार तो आपके साथ मेहनत नहीं करना ना, इट इज जस्ट यू। ऑल्सो देखा जाए तो जो ये वाली जनरेशन होती है, बेसिकली इस जनरेशन का मतलब क्या है कि हम ही ऐसे जनरेशन वाले हैं जो बाहर जा करके वी आर अलाउड टू स्टडी। हम लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, हम लोगों को दिया जा रहा है कि हाँ तुम कंडीशंस लो, अपॉर्चुनिटीज आर देयर नॉकिंग एट योर डोर, और आप जाओ बाहर, इन सब चीज़ों को अवेल करो, इन सब चीज़ों को पढ़ो। हमारे पेरेंट्स नहीं गए थे बाहर, दे मस्ट हैव गॉन, पर गवर्नमेंट की सिचुएशन तब ऐसी नहीं थी जैसी अब है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज राइजिंग। और जो हमारी जो जनरेशन है, आई वुड से, इनफैक्ट आई वुड क्लैरिफाई कि हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर पढ़ना है तो दे विल सपोर्ट यू टिल ग्रेट एक्सटेंट, उनकी जितनी हद हो सकेगी दे विल सपोर्ट यू टिल दैट टाइम। तो उसके लिए आई वुड से कि जो फैमिली है दैट विल ऑल्सो सपोर्ट यू, क्योंकि हमारी जनरेशन से आप ही लोग हैं, पहले लोग हैं जो बाहर जा करके पढ़ाई कर रहे हैं। यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी की फैसिलिटी आज तक किसी ने अवेल नहीं की थी, जितना कि माहौल आज कह सकते कि लाइब्रेरी का है, वो पहले नहीं हुआ करता था। दैट वॉज नॉट द टाइम कि वहाँ पर लोग जाते थे लाइब्रेरी के लिए, नहीं, सिर्फ घर में रहकर दे यूज टू स्टडी, जितना क्लास में पढ़ लिया, जितने कोचिंग्स में पढ़ लिया, बस उतना ही। और ऑनलाइन कोचिंग का जो सिस्टम है, ये भी अभी से जो है कह सकते हो इन्फ्लेटेड होना शुरू हुआ है। तो वाई नॉट टू अवेल ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। कहने का मतलब यह है, अगर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा फेड अवे हो जाते हैं, बट इट्स ओके, थोड़ी बहुत बातें आर फाइन। हाँ, लिटिल एंड डेलिकेट स्टेप्स कहने का मतलब कहता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आप जनवरी से फरवरी तक प्लान कर रहे थे, वो डेलिकेट है। अगर मंथली फॉलो नहीं किया गया तो काम खराब हो सकता है। बाय टू टेक रिस्क फॉर द होल ईयर, कि पूरा आप अपना साल भी कर लो, क्या पता उसी साल में आप ही की कट ऑफ जो थी वो कट ऑफ से मैच हो जाती। नहीं, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। तो जो आपकी आईएसएस आईएएस की जो प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए विद मिंसिंग वर्क। तो आप इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाओगे। इतनी बड़ी कहानी को पढ़ाने का मतलब यही था कि आप इससे रिलेटेड जो है चीज़ें फ्रेम कर सको, ठीक है। तो बेसिकली दिमाग में अगर आप ये सब रखेंगे, ईडियम्स वगैरह को रखेंगे, इनसे रिलेटेड चीज़ें याद रखेंगे, तो उस दौरान पर आपको याद आएगा कि क्या कहानियाँ सुनाई गई थी, और उसी से रिलेटेड आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि हम अभी कर देते हैं हाँ, शी walked into the room with a mincing gait कह लो या walk कह लो, tossing her hair over her shoulder। ये बेसिकली एक स्टाइल में वॉक करने का तरीका हो गया कि रूम के अंदर आ रही थी तो कैसे अपने बाल लहरा दिए, एक बार ऐसे कर दिया, एक बार वैसे कर दिया, लाइक दैट सॉर्ट मैंने उससे बनाया है। आप आईएसएस और आईएएस को ध्यान में रखते हुए यू विल बी फ्रेमिंग अ सेंटेंस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको रख लेना, पीवाईक्यू में अभी तक नहीं आया है, पर क्या पता आपसे आगे आने वालों के लिए ये पीवाईक्यू बन जाए, मतलब आपके लिए ये एग्जाम में देखने को हाई फाई करने के लिए मिल जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, we have the third idiom which says milestone। माइलस्टोन अब आपने सुना ही होगा, माइलस्टोन का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट। किसी भी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट की बात की जाती है तो उसको बोला जाता है क्या, माइलस्टोन। तो माइलस्टोन के लिए हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट the first one is graduating from college was a milestone for her। आपके लिए भी रहा होगा कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, डिग्री हासिल कर ली, तो आपके लिए भी रहा होगा क्या कि
वॉज अ माइलस्टोन रहा होगा, कुछ लोगों के लिए तो मेजर माइलस्टोन भी रह सकता है, मेजर माइलस्टोन फॉर हर, या फिर ऑफ हर लाइफ भी कह सकते हो। जिंदगी का सबसे ज्यादा बेहतरीन इवेंट जो हम कहते हैं वो क्या होता है, ग्रेजुएशन पाना नहीं, गवर्नमेंट जॉब पाना भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कि जिस दिन आपको मिली थी, जिस दिन आपको आईएसएस का पोस्ट का कह सकते हैं कि पद मिला था, उस दौरान भी आप कह सकते हो क्या इम्पोर्टेंट इवेंट आपके लिए हो जाएगा। या फिर किसी कंपनी के लिए जैसे कि वी कैन से दैट कंपनीज IPO was a नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंट तो ऑलरेडी माइलस्टोन में ही आ गया, वॉज अ माइलस्टोन सिग्निफिकेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड सक्सेस। कंपनी के लिए भी बहुत सारी चीजें रहते हैं, ग्रोथ एंड सक्सेस, कंपनी के लिए भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि माइलस्टोन की तरह एक्ट करती हैं। तो एक तो हमने कंपनी के ऊपर फ्रेम कर दिया और एक हमने नॉर्मल किसी भी लड़की के ऊपर वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, we have the fourth idiom which is months on end। मतलब several months, लगातार एक लाइन के अंदर मंथ्स अगर आप पढ़ना शुरू कर दो तो उनको क्या बोलेंगे, सेवरल मंथ्स इन अ रो। तो जैसे कि आप अपने लिए कह सकते हो कि आईएसएस की एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया, लगातार महीने भाई महीने, महीने भाई महीने आप पढ़ते चले गए। या तो आप ये कह सकते हो क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप 10th और 12th के ऊपर भी ये सेंटेंसेस बना सकते हो। तो हम क्या बनाएंगे हम कह सकते हैं शी spent months on end to study for her board examinations। ठीक है, तो मंथ्स ऑन एंड, लगातार महीने पर महीने पर महीने पर वो पढ़ती चली गई ताकि वो अपने बोर्ड एग्जाम में क्या कर सके, अच्छा स्कोर कर सके। या फिर आप कह सकते हो क्या, दे वेटेड फॉर months on end for not for to get their project proved। मतलब उन्होंने बहुत सारे महीने तक वेट किया ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो अप्रूव हो जाए। या फिर आप कह सकते हो आपके कोई भाई बहन होंगे, आप खुद भी अपना एग्जाम्पल रिलेट कर लो कि जब आप क्लास 10th में थे और जब आप क्लास 12th में थे तो जितनी मेहनत आपने तब की थी, महीने भर महीने आते जा रहे थे एंड यू वर बिजी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, कि अभी प्री बोर्ड्स आ गए हैं तो आप पढ़ रहे हो, फिर बोर्ड्स आने वाले तो उससे पहले आपने लगातार PYQ सॉल्व किए हैं, सब कुछ रटा पड़ा था, बुक्स वगैरह सब रटी पड़ी थी। वहां पर जो सिलेबस था दैट वाज क्वाइट कंसर्टेड, थोड़ा छोटा था। यहाँ पर सिलेबस इज वाइड। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टैटिस्टिक्स के जितने भी एग्जाम्स है सबका सिलेबस वाइड है, नहीं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के पेपर हैं, जितना भी आपको कंटेंट दिया हुआ है सिलेबस के नीचे, ओनली दैट मच विल बी आस्क्ड। बट प्रॉब्लम इज कि टॉपिक में सब चीजें पूछी जाएंगी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आपको सिलेबस गिवन तो है बट कवर सारा करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ये इशू है। वो तो आप कर लोगे बिकॉज 1 ईयर इज गिवन, नॉट एक्चुअली 1 ईयर, बोल सकते हैं 9 महीने दिए जाते हैं, तो उसी के अंदर यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम के तरफ जो कहता है द फिफ्थ इडियम विच सेज मूव heaven or earth। द फिफ्थ इडियम, मूव हेवन और अर्थ का मतलब क्या होता है कि आपने सारी कोशिशें कर ली हैं इन ऑर्डर टू मेक दैट थिंग पॉसिबल। मतलब जितनी भी कोशिशें आप कर सकते थे
आपने वो सारी कोशिशें कर ली हैं ताकि आपका जो इवेंट है या फिर जो आप चीज़ प्लान कर रहे हो वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द टीम मूव्ड heaven and earth in order to meet the tight deadline. आई होप अब थोड़े आप काबिल बन गए हो कि आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर सको। इसके ऊपर आप आईएसएस से रिलेटेड भी बना सकते हो कि आईएसएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपने अर्थ और हेवन दोनों को हिला डाला, मूव कर दिया, सबको मूव करवा दिया, ठीक है। तो उससे भी रिलेटेड आप सेंटेंसेस फ्रेमिंग कर सकते हो, आसान चीजें हो जाएंगी। या फिर आप कह सकते हो क्या, वी कैन से दैट she'll move heaven and earth in order to ensure her child's happiness. अपने बच्चे की खुशी के लिए she can do whatever, मतलब कुछ भी, सारी कोशिशें कर देंगे ताकि आप अपना बच्चा जो है वो खुश रहे। तो ये किसके लिए, फॉर अ मदर। अब चाइल्ड हैप्पीनेस से रिलेटेड मुझे कुछ याद आया, सिंस इट इज 14 नवंबर, सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और सब लोग खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे अच्छे बन जाओ, बस यही है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, द सिक्स्थ वन वी हैव the sixth idiom. I hope this idiom is very clear to you, that is move heaven on earth। या फिर आप कह सकते हो, अच्छा, I have not written the meaning, we can say that to make every effort to achieve something। हर काम कोशिश कर लो ताकि आप कुछ चीज तो अचीव कर पाओ एटलीस्ट लाइफ के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, the sixth one, which says move on goal post। मतलब चीजें आप दोहरा रहे हो, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि कल महीने भर में आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके, असाइनमेंट सबमिट करके ऐप पर डाल दो, बट अगले दिन आई एम सेइंग कि ऐसा करो, अपना जो असाइनमेंट था वो एक हफ्ते के अंदर डाल दो। नेक्स्ट डे अनदर डे आई एम सेइंग कि अपना जो असाइनमेंट था अभी डालो, ठीक है। तो ये हो गया कि आप बिना किसी चीज के अनफेयर तरीके से यू आर ऑल्टरिंग द, कह सकते हैं रूल्स को आप ऑल्टर कर रहे हो। सपोजिटली कोई कंपनी है, कंपनी ने बोला प्रमोशन कर देंगे 1 साल के अंदर आपका, अब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, 1 साल हो चुका है, कंपनी से नहीं नहीं 1 साल नहीं 2 साल के बाद, 2 साल हो चुके हैं, कंपनी से नहीं नहीं 2 साल के नहीं, अभी 4 साल और काम करो, उसके बाद प्रमोशन होगा। तो वही सब कि अनफेयर तरीके से आपने जो है डेडलाइन का कोर्स बढ़ा दिया या फिर आपने रूल्स ऑल्टर कर दिए। तो वी कैन से दैट टू ऑल्टर द रूल्स इन अनफेयर वे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, the company keeps changing the criteria for an award, it's like they are moving on goalposts। यही तो हुआ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो क्या या फिर आप कह सकते हो, डेडलाइन से रिलेटेड कर लेते हैं, वी कैन से दैट फर्स्टली दे वांटेड the project to be done
in a week. Now they want it to be done in a day. They are moving on goal post. ठीक है, तो वही सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किए हैं जो मैंने आपको हिंदी में अभी बताया था. सेम सेंटेंसेस आई हैव फ्रेम. तो आप देख लो और समझ लो चीजों को. इससे पहले हम आगे चलें. चलिए आगे चलते हैं. द सेवेंथ इडियम जो कहता है हमसे, थोड़ा अजीब है बट आने के चांसेस हैं. ठीक है, मंकी बिजनेस. मंकी बिजनेस मतलब आप डिसऑनेस्ट हो, आप सिली एक्ट कर रहे हो, तो ये मंकी बिजनेस हो गया. जैसे कि वी कैन से दैट सॉरी we can say that the kids were getting into a monkey business creating a lot of noise and a mess. ठीक है, तो मतलब जो बच्चे थे वो गए और क्या कर रहे थे. they were just being silly in amusement park, in park या कहीं पे भी, कोई सी भी जगह पर आप कह सकते हो. and they were creating lot of noise and they were creating a mess. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो we can say that the auditor discovered a monkey business in the company's financial records. Financial records. ठीक है, तो मतलब एक मैंने सिली से रिलेटेड बना दिया है और एक मैंने डिसऑनेस्ट से रिलेटेड बना दिया है. यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, डिसऑनेस्ट. ठीक है जी. So the kids were getting into monkey business, creating a lot of noise and a mess, running around, कुछ भी कह सकते हो. और वहीं पर दूसरा बना दिया क्या, the auditor discovered a monkey business in company's financial records. Then the next idiom is the eighth one, which says much ado about nothing. मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब हो गया मेकिंग अ फस ओवर नथिंग. वही बेकार की बातें किए जा रहे हैं, छोटी सी चीज को दे आर टेलिंग बड़ा चढ़ाकर, वैसी चीज. तो आप कह सकते हो क्या, द controversy over a new policy seems like a much ado about nothing. यहां पर हमने आ लिख दिया है, इट शुड बी द. over the new policy seems like much ado about nothing. ठीक है. या फिर आप कह सकते हो क्या, the media's coverage about celebrities wardrobe malfunction. देख रहे हो किसके माल फंक्शन की बात चल रही है, वार्डरोब के माल फंक्शन की बात चल रही है. ठीक है, तो क्या थी वो, was much ado about
नथिंग। ऑब्वियसली जनता को क्या लेना देना है सेलिब्रिटी की वार्डरोब में क्या माल फंक्शनिंग आई है, क्या गलत चीजें हो रही हैं, हम अपने को क्या लेना देना है ना। तो बस उसी चीज को रिलेट किया हुआ है यहाँ पर। और इसी से मुझे एक चीज याद आई है कि मच अडो अबाउट नथिंग एक कह सकते हैं कि एक प्ले भी है। दिस इज अ प्ले रिटन बाय विलियम सर, विलियम शेक्सपियर। बताना कितने लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में और कितने लोग जानते हैं विलियम सर को, और उनसे रिलेटेड कितने कितने आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो बहुत अच्छा सा प्ले है वो, आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और बता दिया जाए कि जो विलियम सर थे उनकी शादी जो थी, it happened at the age of 18th, and then after few years he left and he moved to some other place जहाँ पर कह सकते हैं प्लेस का थोड़ा ज़्यादा क्रेज था, तो ही स्टार्टेड राइटिंग द प्लेस ओवर देयर। अब वहाँ पर वो प्ले वगैरह लिखते थे और कह सकते हैं ड्रामा कंपनी में ही यूज टू वर्क। बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक है। बट उसी दौरान पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी सी डिसीज आ गई, जैसे हमारे यहाँ पर कोविड आई थी तो सब चीज़ें बंद हो गई थी उस दौरान, तो वैसे वहाँ पर उस दौरान कोई डिसीज आ गई जिसकी वजह से थिंग्स वर अबाउट टू शट डाउन, अबाउट टू क्या शट हो ही गई थी समझ लो। तो चीज़ें शट होने लगी। नाउ व्हाट विलियम डिड वाज he started writing poems, and then those poems were then appreciated by the people, by the readers, they appreciated him, and then with that money he opened his own drama company, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पर नाटक किए जाते हैं ये सब, ठीक है। तो ही ओपनड हिज, और दैट वाज सर्कुलर इन शेप, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा सर्कुलर सा था, जिसकी वजह से क्योंकि वो सर्कुलर था तो एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ही इनवाइटेड, नॉट इनवाइटेड एक्चुअली, ही प्लान टू अकोमोडेट द पेशेंट्स। तो वहाँ पर पेशेंट्स आते थे तो ही गैदर्ड सम सॉर्ट ऑफ सिंपैथी एज वेल फ्रॉम देयर, और वहाँ पर से सिंपैथी लेने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली उनके लिए, विलियम सर के लिए बहुत सारी चीज़ें बदली। उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और अपने प्लेज लिखने शुरू करे, एंड देन फिर वो ड्रामा कंपनी एकदम से बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो बस यही थोड़ा सी बात थी उनके बारे में। एनीवे, मच अडो अबाउट नथिंग जो है वो एक प्ले है जो कि विलियम सर ने लिखा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है। पहले तो उनके प्लेज थोड़े बहुत लाइन सी होती थी, देन ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज एक्चुअली। आफ्टर राइटिंग द प्लेज उनको इतना मजा आने लगा, इतना ज़्यादा मजा आने लगा कि ही स्टार्टेड क्रिएटिंग हिज ओन वर्ड्स। तो आप बहुत सारे वर्ड्स जो है जो पढ़ते हो तो दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सर विलियम, ठीक है। तो जो कि आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और कह सकते हैं जो आईसीएसई बोर्ड्स है दे हैव द होल प्ले बुक्स इन देम इन देयर कोर्सेज, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें फेमस हैं, पता नहीं कितने साल कितने सेंचुरी पुरानी ये बात है, एंड स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, इट इज़ सच अ बिग अचीवमेंट। एनीवे, so we have completed alphabet M, so we'll start with the next alphabet, that is alphabet N tomorrow. With this I hope you like my videos and do subscribe to our channel and keep watching and keep loving. Thank you.